हाँ, आज के इस नए डीप डाइव में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 20 फरवरी के दैनिक समाचारों, शोध सामग्री और कुछ बेहद दिलचस्प रणनीतिक रिपोर्ट्स का एक पूरा स्टैक लेकर बैठे हैं। बिल्कुल, और आज का डेटा काफी भारी भरकम है। हाँ, बहुत ज्यादा। तो आज का हमारा जो मुख्य विषय है वो है भारत के वर्तमान मामले, रणनीतिक नवाचार और वैश्विक गठबंधन। अगर आज के इस गहन अन्वेषण के मिशन की बात करें, मतलब हमारा मुख्य उद्देश्य यह है डिकोड करना है कि कैसे भारत एक ही समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई, रक्षा क्षेत्र, वैश्विक कूटनीति और आर्थिक स्थिरता के मोर्चे पर एक साथ इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज हमारे सामने जो जानकारी है वो सिर्फ कुछ नीरस तथ्य या आंकड़े नहीं है। जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो हमें असल में भविष्य की दुनिया का एक ब्लूप्रिंट नजर आता है। तो ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे परिदृश्य को विस्तार से समझते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनना हमेशा ही रोमांचक होता है। मैं कहूंगा कि आज का डेटा विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में कोई भी नीति या नवाचार अलग-थलग काम नहीं करता। सही कहा, एकदम। जब हम तकनीक, रक्षा और अर्थव्यवस्था की खबरों को अलग-अलग पढ़ते हैं तो वह महज खबरें लगती हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे हटकर एक व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो पता चलता है कि यह एक बहुत बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा है। ज्ञान का असली मूल्य तभी है जब हम इन अलग-अलग दिखने वाली कड़ियों को आपस में जोड़ सकें। और इन्हीं कड़ियों को जोड़ने की शुरुआत हम अंतर तकनीकी क्रांति और एआई से करते हैं। मेरे पास जो सबसे पहली रिपोर्ट है उसमें पॉक्स सिलिका नाम की एक रणनीतिक साझेदारी का जिक्र है। जी, पॉक्स सिलिका। हाँ, जिसमें भारत अब औपचारिक रूप से शामिल हो गया है। जहां तक मैंने पढ़ा है, ये अमेरिका के नेतृत्व में बना एक गठबंधन है जिसका फोकस एआई, सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए सुरक्षित सप्लाई चेन बनाने पर है। लेकिन एक आम इंसान के नजरिए से समझें तो ये पॉक्स सिलिका असल में है क्या और इसका इतना ज्यादा महत्व क्यों है? इसे ऐसे समझिए कि अगर भविष्य की दुनिया एक विशाल डिजिटल इमारत है तो सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण खनिज उस इमारत की ईंटें और सीमेंट है। पॉक्स सिलिका नाम में सिलिका शब्द ही सिलिकॉन की तरफ इशारा करता है, जिससे चिप्स बनते हैं। दशकों तक दुनिया केवल एक या दो देशों पर इन चिप्स और खनिजों के लिए निर्भर रही है। मतलब सारा कंट्रोल कुछ ही हाथों में था। बिल्कुल। और जब सप्लाई चेन टूटती है तो कारखाने बंद हो जाते हैं, फोन महंगे हो जाते हैं और अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। भारत का इस अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होना ये स्पष्ट करता है कि भारत अब केवल तकनीक का उपभोक्ता नहीं है, बल्कि वो उन देशों की कतार में खड़ा हो रहा है जो ये तय करेंगे कि भविष्य की तकनीक किन रास्तों से होकर गुजरेगी। एकदम सटीक। ये एक बहुत ही रणनीतिक कदम लगता है। मतलब अपना बेकरी खोलने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना कि आटा और चीनी की सप्लाई कभी न रुके। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। शुक्रिया। इसी एआई के विषय पर इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की भी एक बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली फ्रंटियर एआई इम्पैक्ट कमिटमेंट्स का अनावरण किया। जी हाँ। और जो चीज मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी माइटी द्वारा वॉइसीरा नाम के एक ओपन सोर्स वॉइस एआई तकनीक स्टैक का लॉन्च होना। ये ओपन सोर्स वॉइस एआई क्या बदलाव ला सकता है? ओपन सोर्स का मतलब है कि इसका मूल कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, जिस पर कोई भी डेवलपर काम कर सकता है और नया सॉफ्टवेयर बना सकता है। वॉइसजीरा को आप एक ऐसे डिजिटल दुभाषिए के रूप में देख सकते हैं जो भारत की भाषाई विविधता को समझता है। ये बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए। बिल्कुल। अब तक ज्यादातर एआई सिस्टम अंग्रेजी या कुछ प्रमुख विदेशी भाषाओं पर ही केंद्रित रहे हैं। लेकिन अगर एक किसान को अपनी स्थानीय भाषा में मौसम या मंडी के भाव की जानकारी एआई से चाहिए तो वॉइसजीरा जैसी तकनीक वहां काम आएगी। यह एआई का लोकतंत्रीकरण है। भाषाओं की बात निकली है तो सर्वम एआई का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। इस भारतीय कंपनी ने दो पूरी तरह से घरेलू लार्ज लैंग्वेज मॉडल या एलएलएम लॉन्च किए हैं, सर्वम 30B और सर्वम 10.5B। मैं जानना चाहूंगी कि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल असल में काम कैसे करते हैं और हमारे खुद के मॉडल होना कितनी बड़ी उपलब्धि है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल को आप एक बेहद उन्नत ऑटो कंप्लीट सिस्टम समझ सकते हैं, जिसने इंटरनेट पर मौजूद अरबों खरबों शब्दों को पढ़ा है। ये डेटा के आधार पर पैटर्न समझता है और इंसानों की तरह जवाब दे सकता है। चैट जीपीटी इसका एक उदाहरण है।
हाँ, वो तो हम सभी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब तक हम जिन भी LLM का इस्तेमाल कर रहे थे वो ज्यादातर पश्चिमी डेटा पर प्रशिक्षित थे। वे भारत के सांस्कृतिक संदर्भ, हमारे मुहावरे या हमारी भाषाओं की बारीकियों को नहीं समझते। सर्वम AI का 30B और 105B जो असल में मापदंडों या पैरामीटर्स की संख्या को दर्शाते हैं, उनका लॉन्च होना ये साबित करता है कि हम न केवल विदेशी AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि हम स्क्रैच से खुद का AI दिमाग भी बना रहे हैं, जो भारतीय संदर्भों को बेहतर ढंग से प्रोसेस कर सकता है। सही कहा। ये तो हुई तकनीक के विकास की बात, लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा चौंका गई वो है इसका जमीन पर लागू होना। मेरे नोट्स में ईज 8.0 बैंकिंग सुधार कार्यक्रम का जिक्र है। ईज 8.0 बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। हाँ, इसके तहत 7 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 32 जनरेटिव AI एप्लीकेशंस लागू कर दिए हैं। मैं ये सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि एक आम सरकारी बैंक में जहां हम पासबुक अपडेट कराने जाते हैं, वहां जनरेटिव AI क्या कर रहा होगा? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। लोग अक्सर सोचते हैं कि AI सिर्फ सिलिकॉन वैली की कंपनियों के लिए है, लेकिन AZ 8.0 के तहत जब हम जनरेटिव AI की बात करते हैं तो इसका सीधा असर वित्तीय सेवाओं की गति पर पड़ता है। मतलब रोजमर्रा के कामों में तेजी आएगी। बिल्कुल। मान लीजिए लोन अप्रूवल की प्रक्रिया है। जो काम पहले एक कर्मचारी 100 पन्नों के दस्तावेज पढ़कर 2 दिन में करता था, जनरेटिव AI उसे चंद सेकंडों में पढ़कर जोखिम का आकलन कर सकता है और धोखाधड़ी को पकड़ सकता है। ये कस्टमर सर्विस में चैटबॉट के जरिए 24 घंटे सटीक जानकारी दे सकता है। ये 32 एप्लीकेशन इस बात का प्रमाण है कि AI अब प्रयोगशालाओं से निकलकर आम आदमी के वित्तीय जीवन को सीधा प्रभावित कर रहा है। और भारत सिर्फ अपनी बैंकिंग प्रणाली तक ही सीमित नहीं है। IIT मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने संयुक्त अरब अमीरात के दुबई कॉमर्स सिटी में अपना पहला विदेशी अप्लाइड AI इनोवेशन सेंटर स्थापित किया है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। हाँ, ये देखना बहुत सुखद है कि भारत, जो कभी IT सेवाओं और कॉल सेंटर्स के लिए जाना जाता था, अब उच्च स्तरीय अप्लाइड AI का निर्यात कर रहा है। तकनीक और आत्मनिर्भरता की इस शानदार तस्वीर के बाद मुझे लगता है कि हमारी चर्चा का अगला पड़ाव भी इसी से जुड़ा है। तकनीक का विकास तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक उसे एक मजबूत सुरक्षा कवच ना मिले। चलिए रक्षा विनिर्माण की तरफ चलते हैं। तकनीक और रक्षा का ये गठजोड़ स्वाभाविक भी है और जरूरी भी, क्योंकि जैसे जैसे कोई देश तकनीकी रूप से मजबूत होता है, उसकी सुरक्षा जरूरतें भी बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। यहाँ मेरे पास भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के कार्यक्रम की एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में एरोनॉटिक्स और रक्षा में कौशल के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की है। ये एक बड़ा कदम है। और इसी के समानांतर कर्नाटक के वेमागल में एयरबस H-25 हेलीकॉप्टर के लिए टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड की फाइनल असेंबली लाइन का वर्चुअल उद्घाटन भी किया गया। ये दोनों घटनाएं देश के 2 अलग-अलग कोनों में हो रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनका आपस में कोई गहरा कनेक्शन है। आपने बिल्कुल सही पैटर्न पकड़ा है। इसे एक बड़े कैनवस पर देखिए। कानपुर का उत्कृष्टता केंद्र क्या करेगा? वो भविष्य के इंजीनियरों, तकनीशियनों और कारीगरों को तैयार करेगा, यानी कुशल मानव संसाधन बनाएगा। हाँ, वो ह्यूमन कैपिटल या मानव संसाधन का निर्माण कर रहा है। और दूसरी तरफ कर्नाटक में जो एयरबस हेलीकॉप्टर की असेंबली लाइन है, वो उस मानव संसाधन के लिए रोजगार और देश के लिए रक्षा उपकरण पैदा कर रही है। आप रातों रात एक असेंबली लाइन तो खड़ी कर सकते हैं, लेकिन अगर उसे चलाने के लिए उच्च कुशल लोग नहीं हैं, तो वो मशीनरी किसी काम की नहीं है। ये एक पूरा इकोसिस्टम बनाने का प्रयास है, जहां शिक्षा और उत्पादन एक साथ चलें। जी बिल्कुल। ये एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। लेकिन रक्षा उत्पादन में एक और चीज है जो अक्सर सुर्खियों में नहीं आती, वो है सप्लाई चेन, जो कि सबसे ज्यादा अहम है। हाँ, मेरे पास एक खबर है कि TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस ने इटली के ALA ग्रुप के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जो भारत के एरोस्पेस और रक्षा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेगा। क्या सप्लाई चेन किसी देश की रक्षा क्षमता में इतना बड़ा अंतर पैदा कर सकती है? किसी भी युद्ध या रक्षा रणनीति में सप्लाई चेन असल में रीढ़ की हड्डी होती है। आप दुनिया का सबसे उन्नत टैंक या फाइटर जेट बना सकते हैं, लेकिन अगर युद्ध के समय उसमें लगने वाला एक छोटा सा नट बोल्ट या कोई माइक्रोचिप समय पर नहीं पहुंची, तो वो करोड़ों का जेट जमीन पर खड़ा रह जाएगा। वो किसी काम का नहीं रहेगा। बिल्कुल। TVS और इटली की ग्रुप के बीच का ये समझौता ये सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है कि भारत के रक्षा उपकरणों को बनाने के लिए जरूरी पुर्जे, सामग्री और लॉजिस्टिक्स बिना किसी रुकावट के उपलब्ध हों। असली ताकत सिर्फ हथियार बनाने में नहीं है, बल्कि उस प्रणाली को बिना रुके चलाते रहने में है।
इसका मतलब है कि रक्षा क्षेत्र अब पूरी तरह से एक लॉजिस्टिक्स और आर्थिक खेल भी बन चुका है। और जब हम अर्थव्यवस्था की बात कर ही रहे हैं तो चलिए केंद्रीय बजट 2026-27 पर नजर डालते हैं, जिसे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। इस बजट में काफी कुछ नया था। हाँ, इस बजट में 2 चीजें बहुत प्रमुखता से सामने आई। पहली, लैंगिक केंद्रित पहलों के लिए आवंटन बढ़ाया गया है, और दूसरी जो बहुत ही चौंकाने वाली है वो ये है कि भारत का जलवायु कार्रवाई व्यय यानी क्लाइमेट एक्शन पर होने वाला खर्च बढ़कर जीडीपी का लगभग 5.6% हो गया है। एक विकासशील देश के लिए जीडीपी का 5.6% जलवायु पर खर्च करना एक बहुत बड़ा आंकड़ा लगता है। यह आंकड़ा सिर्फ बना नहीं है, बल्कि यह एक पैराडाइम शिफ्ट यानी सोच में एक बहुत बड़े बदलाव को दर्शाता है। एक समय था जब पर्यावरण संरक्षण को आर्थिक विकास की राह में एक रोड़ा माना जाता था। लोग सोचते थे कि इससे विकास धीमा हो जाएगा। सही कहा, लेकिन 5.6% का यह आवंटन बताता है कि जलवायु कार्रवाई अब कोई खैरात या केवल सीएसआर गतिविधि नहीं है, यह मुख्य धारा की आर्थिक रणनीति बन गई है। जलवायु परिवर्तन से बाढ़, सूखा या कृषि में जो नुकसान होता है वह अर्थव्यवस्था को इससे कहीं ज्यादा चोट पहुंचाता है। इसलिए ये खर्च असल में भविष्य की आर्थिक तबाही से बचने का एक निवेश है। और ये निवेश धरातल पर कैसे उतर रहा है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण मेरे सामने है। वारी एनर्जीज आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा एकीकृत लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री प्रोजेक्ट स्थापित करने जा रही है। यह बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। शामिल है। मुझे ये गीगा फैक्ट्री शब्द अक्सर सुनने को मिलता है। एक आम फैक्ट्री और एक गीगा फैक्ट्री में बुनियादी फर्क क्या है, और ये लिथियम आयन बैटरी प्रोजेक्ट भारत के लिए इतना खास क्यों है? अगर हम एक आम फैक्ट्री को एक मोहल्ले की रसोई माने, तो गीगा फैक्ट्री एक ऐसा विशाल औद्योगिक परिसर है जो पूरे शहर का खाना एक साथ बना सकता है। गीगा शब्द ऊर्जा की माप गीगावाट आवर से आता है। ओहो, मतलब उत्पादन का पैमाना बहुत बड़ा है। जी, इन फैक्ट्रियों में इतने बड़े पैमाने पर बैटरियों का उत्पादन होता है जो लाखों इलेक्ट्रिक वाहनों और पूरे पावर ग्रिड को ऊर्जा दे सकें। भारत के लिए यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सौर और पवन ऊर्जा तो बहुत पैदा कर रहे हैं, लेकिन उस ऊर्जा को स्टोर करने के लिए हमें बैटरियों की जरूरत है, वरना वो ऊर्जा बर्बाद हो जाएगी। एकदम सही। अगर हम बैटरियों के लिए चीन या अन्य देशों पर निर्भर रहे तो हमारा ग्रीन एनर्जी का सपना अधूरा रह जाएगा। ये 8,175 करोड़ रुपए का निवेश हमें ऊर्जा भंडारण में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग है। तो आर्थिक नीतियां और पर्यावरण अब एक ही सिक्के के 2 पहलू बन गए हैं। अर्थव्यवस्था को और गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार को आसान बनाने की दिशा में भी एक खबर है। कॉर्पोरेट अनुपालन को बेहतर बनाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का गठन किया गया है। ये व्यापारिक माहौल को सुधारेगा। इसके साथ ही बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नया नियम निकाला है। 1 जनवरी 2027 से सभी ओटीसी डेरिवेटिव लेनदेन के लिए यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर यानी यूटीआई अनिवार्य कर दिया गया है। मुझे लगता है यहाँ हमें थोड़ा रुकना चाहिए। श्रोताओं के लिए ये ओटीसी डेरिवेटिव और यूटीआई बहुत ही भारी भरकम शब्द हो सकते हैं। क्या हम इसे थोड़ा आसान भाषा में डिकोड कर सकते हैं? बिल्कुल, इसे बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। शेयर बाजार में जो ट्रेडिंग होती है वो एक खुले बाजार की तरह है जहां सब कुछ पारदर्शी है। लेकिन वित्तीय दुनिया में कुछ सौदे सीधे 2 पार्टियों के बीच बंद कमरों में होते हैं जो एक्सचेंज पर दर्ज नहीं होते। इन्हें ओवर द काउंटर या ओटीसी डेरिवेटिव कहते हैं। तो इसमें तो काफी रिस्क होता होगा। हाँ, चूंकि ये सौदे प्राइवेट होते हैं इसलिए इसमें जोखिम भी ज्यादा होता है और रेगुलेशन मुश्किल होती है। अब यूटीआई यानी यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर को आप एक ऐसे डिजिटल बारकोड या रसीद की तरह समझ सकते हैं, जैसे हम सुपरमार्केट्स में सामान पर बारकोड देखते हैं। बिल्कुल वैसा ही। आरबीआई ये कह रहा है कि भले ही आप ये सौदा प्राइवेट में करें, लेकिन हर सौदे पर यह डिजिटल बारकोड लगाना अनिवार्य होगा, ताकि अगर भविष्य में कोई वित्तीय संकट आए या कोई गड़बड़ी हो तो आरबीआई उस बारकोड को स्कैन करके तुरंत पता लगा सके कि ये सौदा किसके बीच और कितने का हुआ था। ये वित्तीय प्रणाली को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने का एक शानदार तरीका है।
क्या बात है, इस उदाहरण ने इसे एकदम शीशे की तरह साफ कर दिया। वित्तीय जगत की कुछ और संक्षिप्त झलकियों की बात करें तो एक्सिस बैंक और इंडिगो ने मिलकर यात्रा और लाइफस्टाइल पर केंद्रित सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं। और एएसके एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट को म्यूचुअल फंड सेगमेंट में निवेश प्रबंधक के रूप में काम करने के लिए सेबी से हरी झंडी मिल गई है। ये खबरें दिखाती हैं कि भारतीय बाजार में उपभोक्ता और निवेशक दोनों स्तरों पर काफी हलचल है। बिल्कुल, हलचल तो है। लेकिन कोई भी आर्थिक छलांग तब तक अर्थहीन है जब तक समाज के हर तबके को उसका फायदा ना मिले। इसलिए अब हम सामाजिक समावेश और उन नीतियों की बात करते हैं जो जमीन पर समाज को जोड़ती हैं। आर्थिक विकास का लाभ जब तक समाज के हाशिए पर खड़े लोगों तक नहीं पहुंचता, तब तक कोई भी देश सही मायने में विकसित नहीं हो सकता। इस दिशा में कौन सी खबरें प्रमुख हैं? सबसे प्रमुख खबर असम से है। असम कैबिनेट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है। उन्होंने ओबीसी कोटे के तहत चाय जनजातियों यानी टी ट्राइब्स और आदिवासी समुदायों के लिए श्रेणी 1 और श्रेणी 2 की राज्य सरकारी नौकरियों में 3% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। चाय बागानों में काम करने वाले ये समुदाय दशकों से बहुत ही कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं। यह असल में एक बहुत ही सोची समझी रणनीतिक पहल है। जब आप उच्च स्तरीय सरकारी नौकरियों में ऐसे हाशिए पर रहने वाले समुदायों को जगह देते हैं, तो आप केवल एक व्यक्ति को नौकरी नहीं दे रहे हैं, आप उस पूरे समुदाय को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल कर रहे होते हैं। यह सामाजिक ताने बाने को मजबूत करता है और नीतियों को अधिक समावेशी बनाता है। समावेशी नीतियों की इस कड़ी में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की पहल भी ध्यान खींचती है। उन्होंने बिहार के ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय में एक राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन किया, जिसका पूरा फोकस अल्पसंख्यक कल्याण नीतियों पर था। मेरे विचार से इस आयोजन के लिए नालंदा का चुनाव करना भी अपने आप में एक संदेश है। हाँ, नालंदा सिर्फ एक जगह नहीं है, ये ज्ञान, संवाद और खुले विचारों का एक ऐतिहासिक प्रतीक है। वहां बैठकर अल्पसंख्यक कल्याण पर मंथन करना ये दर्शाता है कि नीतियां सिर्फ कमरों में बैठकर नहीं बनाई जानी चाहिए, बल्कि उनमें एक गहरी वैचारिक और ऐतिहासिक समझ भी होनी चाहिए। जब देश के भीतर समाज के सभी वर्ग सुरक्षित और सशक्त महसूस करते हैं, तभी वो देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजबूती से खड़ा हो सकता है। और यही बात हमें वैश्विक कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के हमारे अगले खंड में ले जाती है। अगर हम भू राजनीति की बात करें और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स को निष्पक्ष रूप से देखें, तो कई दिलचस्प घटनाक्रम हो रहे हैं। एक खबर यह है कि भारत ने गाजा बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में एक पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा लिया है। जी, एक ऑब्जर्वर के तौर पर। ये पहल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बुलाई गई थी। यहाँ एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होने का कूटनीतिक अर्थ क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में पर्यवेक्षक का दर्जा बहुत ही संतुलित माना जाता है। इसका मतलब है कि आप उस मंच पर मौजूद हैं, चर्चा सुन रहे हैं और शांति प्रक्रिया का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आप किसी एक पक्ष के समर्थन में सीधे तौर पर बंधे नहीं हैं। ये तो भारत की पुरानी नीति रही है। बिल्कुल, यह भारत की उस पारंपरिक विदेश नीति के अनुरूप है, जहां वो वैश्विक विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का तो समर्थन करता है, लेकिन किसी एक गुट का हिस्सा बनने से बचता है। ये मध्य पूर्व के जटिल हालात में एक बहुत ही सधा हुआ कदम है। कूटनीति के अलावा खेल की दुनिया से भी एक अंतर्राष्ट्रीय खबर है जो भू राजनीति से प्रेरित है। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने मिलान कॉर्टिना 2026 शीतकालीन पैरालंपिक के लिए रूसी एथलीटों को बहाल कर दिया है। यह एक दिलचस्प मोड़ है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब उन्हें अपने राष्ट्रीय ध्वज और गान के तहत भाग लेने की अनुमति मिल गई है। खेलों को अक्सर राजनीति से अलग रखने की बात कही जाती है, लेकिन असलियत में खेल कूटनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। रूसी एथलीटों को उनके ध्वज और गान के साथ वापस अनुमति देना यह संकेत देता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समीकरण धीरे धीरे बदल रहे हैं और कहीं न कहीं एक कूटनीतिक नरमी या संवाद के रास्ते फिर से तलाशे जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें तो हमारे पड़ोस से भी एक सकारात्मक अपडेट है। भारत और नेपाल के बीच काठमांडू में आपराधिक मामलों पर एक पारस्परिक कानूनी सहायता समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। खुली सीमाओं वाले देशों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, खुली सीमाओं वाली दो देशों के बीच इस तरह के समझौते कानून प्रवर्तन और सीमा पार अपराधों को रोकने के लिए बहुत जरूरी हैं। और अंत में इस कूटनीतिक और रणनीतिक चर्चा के बीच एक बहुत ही खूबसूरत सांस्कृतिक तथ्य भी हमारी सूची में है। 21 फरवरी को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है।
इसका उद्देश्य भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि भाषाएं सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं है, वे पूरी की पूरी संस्कृतियों और इतिहास को अपने भीतर समेटे हुए हैं। अगर हम आज की चर्चा को ध्यान से देखें तो हमने शुरू में सर्वमयाय और वॉइसीरा की बात की थी, जो भारत की मातृभाषाओं को तकनीक के साथ जोड़ रहे हैं। एकदम सही कनेक्शन जोड़ा आपने। तो कहीं ना कहीं ये सांस्कृतिक विविधता अब हमारे तकनीकी नवाचार का भी एक अभिन्न हिस्सा बन गई है। अगर हम आज के इन सभी स्रोतों और जानकारियों का एक सार निकालें तो तस्वीर बहुत साफ है। भारत आज किसी एक मोर्चे पर लड़ाई नहीं लड़ रहा है। वो घरेलू नीतियों के जरिए सामाजिक समावेश बढ़ा रहा है, तकनीकी नवाचार से खुद को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है, गीगा फैक्ट्री और जलवायु नीतियों के जरिए एक हरित अर्थव्यवस्था बना रहा है और पॉक्स सिलिका जैसे मंचों के जरिए वैश्विक साझेदारियों का एक बेहद जटिल लेकिन मजबूत ताना बाना बुन रहा है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि कैसे ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। ये सचमुच एक आकर्षक सवाल है और यही कारण है कि आज हमने जिन भी विषयों को डिकोड किया वे सिर्फ समाचार पत्र के पन्नों तक सीमित नहीं है। ये वे बदलाव है जो ये तय करने वाले हैं कि आने वाले समय में हमारी बैंकिंग कैसे होगी, हमें रोजगार कहाँ मिलेगा और हमारा पर्यावरण सांस लेने लायक रहेगा या नहीं। श्रोताओं के लिए यह जानना जरूरी है कि यह ज्ञान तेजी से बदलती इस दुनिया में प्रासंगिक बने रहने की एक अहम चाबी है। बिल्कुल, बिना इस ज्ञान के हम पीछे छूट जाएंगे। लेकिन इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसे विचार की ओर ध्यान खींचना चाहूंगी जो आज के इन सभी स्रोतों के बीच से निकलता है, लेकिन जिस पर शायद तुरंत किसी का ध्यान नहीं जाता। वो क्या है? जरा सोचिए, एक तरफ हम देखते हैं कि जनरेटिव एआई को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लागू किया जा रहा है और लार्ज लैंग्वेज मॉडल घरेलू स्तर पर बन रहे हैं, और ठीक उसी समय पॉक्स सिलिका के जरिए सेमीकंडक्टर और एआई की वैश्विक सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए बड़े अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बन रहे हैं। सब कुछ एक साथ हो रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य के जो सबसे बड़े भू राजनीतिक युद्ध होंगे वे पारंपरिक हथियारों, टैंकों या मिसाइलों से नहीं लड़े जाएंगे? क्या वे युद्ध असल में सप्लाई चेन के नियंत्रण और एआई एल्गोरिदम की श्रेष्ठता के जरिए लड़े जाएंगे? ये बहुत ही गहरा विचार है और सबसे आधुनिक रक्षा रणनीति है। मुझे लगता है इस नजरिए से चीजों को देखना बहुत जरूरी हो गया है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। इसी विचार उत्तेजक सवाल के साथ आज के इस डीप डाइव को हम यहीं समाप्त करते हैं। दुनिया भर की ऐसी ही महत्वपूर्ण और आपस में जुड़ी हुई जानकारियों के साथ हम फिर लौटेंगे। तब तक अपने आसपास हो रहे बदलावों पर नजर बनाए रखिए और सीखते रहिए। शुक्रिया।